मेरे प्रिय दोस्त बंधु, आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोग के लिए प्राचीन इतिहास का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, है ना। चलिए आज देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। मैं उन सभी अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से अनुग्रह करता हूं कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी भाई एवं दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको दिखने को मिल जाए। और जो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के माध्यम से, उसे भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग, है ना। अगर आपको ये सेशन बेहतर लगे तो आप लोग कमेंट और लाइक शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्त मित्रों को, ठीक है ना। पर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, मेरे चैनल में जुड़ने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो हो सके मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम लोग जो मैंने नोट्स तैयार किया था उसे डिस्कस करता हूँ, जो प्राचीन इतिहास का है ना। एल्यूसेंट बुक से पूरा अध्ययन करने के बाद उसका निचोड़ मैं बनाया हूँ। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त, है ना। नहीं तो हो सकता है शायद आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाए वो छूट जाए, है ना। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ये आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए देखिए, पहला लिखा हुआ है, आप लोग राइटिंग और एक बात बोलना चाहता हूँ, है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए मेरे दोस्त, मैं औरों जैसे शिक्षक जैसे वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, है ना, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में, वैसा तो मेरा वीडियो नहीं है। बट एक ही सेंटेंस बोलूँगा, जो कंटेंट लेके आता हूँ ना वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग खुद रियलाइज़ करोगे जब मेरे वीडियो पर आप लोग जब मेरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं उसे भी आप लोग देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि भले ही मेरा वीडियो लो लेवल का हो बट कंटेंट बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अपनी उतने अच्छे सिचुएशन नहीं है मेरे भाई कि बहुत बेहतर तरीके से आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सके। अभी जितनी क्षमता है उस अनुसार कर रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिला तो एक दिन वो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं भी वीडियो बनाऊंगा और वो सर की तरह। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त, है ना। पहला है कि भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका के बारे में सत्य कथन क्या है ना। कभी कभी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भीमबेटका के संदर्भ में क्या क्या कथने सत्य हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि भीमबेटका से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, है ना। तो देखिए मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। यह गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, ठीक है ना। यह गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। और 2 नंबर में लिखा है, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है भीमबेटका से कि भीमबेटका जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्रों एवं शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के लिए और शैल श्रेयों के लिए ये प्रसिद्ध है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, 1 मिनट, है ना। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। जो भीमबेटका में जो भी शैल चित्र बने हुए थे उन्हें हम लोग पुरापाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल तक के समय को इसमें हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में माना गया है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीन चिन्ह है। यह चित्र जो है, जो भीमबेटका का जो शैल चित्र है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे संबंधित है ना। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इससे अभी 2 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भीमबेटका जो है किस लिए प्रसिद्ध है और ये किस देश में है, ये किस राज्य में है, या फिर जिस राज्य में है उस राज्य के कौन से ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा।
तो आप शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश और अगर राज्य का जिला पूछ दे तो क्या बोलिएगा, रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट है इसका कि यह अब्दुल्लागंज शहर के पास राता पानी वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। हाँ जी, ये भी एक प्रश्न बन सकते हैं आपके, अब तक तो नहीं पूछे गए हैं, पर शायद पूछ दिए जाए कभी, तो आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, है ना। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यह अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर में स्थित है। यानी भीमबेटका के जो शैलचित्र हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। ठीक है, जो अब्दुल्लागंज शहर में है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका के बारे में आखिरी पॉइंट क्या है, तो देखिए आखिरी पॉइंट है कि इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि भीमबेटका जो शैलचित्र थे इसकी खोज किसने की थी, आप भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु भीमबेटका के बारे में। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को, है ना। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही आपको संपूर्ण जानकारी प्राचीन इतिहास के बारे में मिलने वाले हैं और बहुत ही मेहनत करने के बाद पूरी शिद्दत से आप लोग के लिए बनाया हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक बने रहे। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि भारत में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जो भारत में है जीवाश्म का प्रमाण कब मिला है, तो ये शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। ठीक है ना, याद रखिएगा, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये आप लोग जानते भी होंगे, अगर पढ़े होंगे तो नर्मदा घाटी से, है ना। यानी सबसे पहले मनुष्य का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि कौन है, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि कौन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मान भाव कपि कौन है, कपि, है ना, कपि कौन सा है, तो श्वेतभ्रू गिबन जो कि असम में है। ठीक है ना, श्वेतभ्रू गिबन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, श्वेतभ्रू गिबन जो है मान भाव कपि है, जो कि भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपि है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग, है ना। अगला पॉइंट देखिए, मेहरगढ़ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में आपके सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए मेहरगढ़ से आपको प्राचीन स्थानीय जीवन के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ से कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो आपका मेहरगढ़ से। और कृषि का प्रथम साक्ष्य या उदाहरण जो है ये भी हमको कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से ही। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे मेहरगढ़ से मिले हुए साक्ष्य के। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग। चलिए आगे के पॉइंट को देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम का मिलान, है ना, जिससे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक एक ही जगह पर एक ही वीडियो में आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप लोग विश्वास रखो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप मेरे चैनल से जुड़ोगे तो आप बेहतर कंटेंट पाओगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने के बाद वीडियो अपलोड करता हूं और बहुत बेस्ट कंटेंट के बाद वीडियो अपलोड करता हूं, है ना। हज़ारों शिक्षक यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उतने बड़े तो शिक्षक हम नहीं हैं और अभी उतना बड़ा होने में समय लगेगा, ये मैं भी जानता हूं, बट इतना जानता हूं दोस्त
कि जो भी मेहनत करके शिद्दत से मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट के साथ बनाता हूँ। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मेरे मित्र। आप लोग सपोर्ट करना छोटे बड़े भाई को, ठीक है, ताकि आपके लिए और भी बेस्ट कंटेंट बनाता रहूँ। और किस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाना है, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर ज़रूर 100% मेहनत करके बहुत अच्छे से आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्राचीन नाम और आधुनिक नाम का मिलान, है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि तिस्ता तो है तिस्ता, विस्ता, वित सता झेलम, वित सता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम, है ना। आस्कनी का चिनाव के नाम से जाना जाता है। परुसनी को रावी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। विपाशा को व्यास के नाम से जाना जाता है। सदा नीरा को गंडक के नाम से जाना जाता है। और क्रुभ को क्रुम से नाम से जाना जाता है। और कुभा को काबुल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन और आधुनिक नाम थे, है ना। इसे ज़रूर से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग। देखिए अगले पॉइंट को, अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में, सॉरी यहाँ काम लिखा है, काल होगा, है ना, आप लोग सुधार लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो सीरा कहा जाता था, ठीक है। और हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था, ठीक है। अभी तक तो प्रश्न इससे नहीं पूछे गए हैं, पर पता नहीं कब कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, जिससे प्रश्न 100% बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके दर्शन के साथ उनके प्रवर्तक का मिलान है, ठीक है। यानी किस दर्शन के कौन से प्रवर्तक रहे हैं, जिससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर मैं बोलूँगा कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पढ़ना सब है, पर जिसको मैं बेसिकली बोलूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे पर और भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो दर्शन के साथ प्रवर्तक का मिलान, योग दर्शन। और योग दर्शन के कौन प्रवर्तक थे? तो पतंजलि, ठीक है, याद रखिएगा, पतंजलि। सांख्य दर्शन के कवि, सांख्य दर्शन के कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम। देखिए यहाँ पर बिहार एसआई के एग्ज़ाम 2026 जो हुआ था, 2026 में जो हुआ था पीटी का एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। न्याय दर्शन के कौन थे प्रवर्तक? तो गौतम थे, ठीक है। पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के कौन थे? तो बादरायण थे। वैशेषिक दर्शन के कनाद थे, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कनाद थे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है कि किसमें किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, किसमें किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में जो है किसी भी तरीके के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? तो महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखिए, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आर्य शब्द जो है किसे इंगित करता है? तो भाषा समूह को इंगित करता है, ठीक है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं अभी, ठीक है ना। पहले जैसा नहीं रहा आपका प्रतियोगी परीक्षा, है ना। सभी कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को, सभी जहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी को याद करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि इसी से प्रश्न आएगा,
यही इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, मैं डिस्कस करने के दौरान ये ज़रूर बता रहा हूँ कि ये जो है इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए, ठीक है। और जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं इससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं तो उससे मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ और उस दौरान ये बोल रहा हूँ कि शायद पूछे जा सके, है ना। तो आप लोग को पढ़ना सब है, ये बात तो ध्यान रखनी है ना। चलिए तो देखते हैं आर्य शब्द किसे इंगित करता है, तो भाषा समूह को, ठीक है। अगला है कि मंडल के साथ मिलान, है ना, कि कौन से मंडल में कौन से बात कही गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक, इससे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखिए पढ़ना सब है पर जो इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं मेरे मित्र उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो 7वें मंडल में क्या कहा गया है, 7वें मंडल में कहा गया है कि इसमें 10 राज के युद्ध का उल्लेख है। 7वें मंडल में 10 राज के युद्ध का उल्लेख है, ठीक है। कुछ अगर त्रुटि हो जाए बोलने में या लिखने में तो अपने इस छोटे बड़े भाई को माफ़ कर देना मेरे भाई, है ना। बट आप लोग ध्यान से पढ़ो, बेहद आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख है। 9वें मंडल में क्या था, तो 9वें मंडल में सोम देवता सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है ना, सोम देवता को, ठीक है। इसे सोम पवमान के नाम से भी जाना जाता है। 10वें मंडल में क्या था, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल में है, ठीक है। 8वें मंडल में क्या है, कण्व एवं अंगिरस का उल्लेख है, कण्व एवं अंगिरस का उल्लेख है 8वें मंडल में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंडल के बारे में था, है ना, जो उत्तर वैदिक काल में जो मंडल हुए थे, है ना, 10। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे का लिखा हुआ है, 1 मिनट। देखिए आगे का पॉइंट है कि उत्तर वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गिविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या है। उत्तर वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गिविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ क्या है, तो गायों की खोज। याद रखिएगा, गिविष्टि शब्द का उल्लेख क्या है, गायों की खोज से, ठीक है। आगे का पॉइंट देखिए, उत्तर वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक सभ्यता में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका भी अर्थ है आपका, इसका अधन्या किसके लिए कहा गया है, तो गाय के लिए, है ना। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक सभ्यता में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए किया गया है ना। आप लोग जो भाई लूसेंट लेके पढ़ते होंगे, स्टार्ट किए होंगे पढ़ने के लिए, तो उन्हें बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उन सभी छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे जो बार बार इसको रिवीजन करते हैं, है ना, और उन्हें समझ में आते हुए भी वो बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो भाई लोग भी इसे बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में भी कि उत्तर वैदिक सभ्यता में अधन्या का अर्थ क्या है, तो गाय से है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट को देखिए, भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी भारतीय जो वासी थे उनको लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, तो 8वीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 8वीं सदी ईसा पूर्व में भारतीय लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ था, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, देखिएगा कि ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितना बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन 1 बार किया गया है, यमुना का वर्णन या उल्लेख 3 बार किया गया है, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया, यानी सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेदिक काल में, है ना। और गंगा का वर्णन 1 बार में, यमुना का वर्णन 3 बार और सिंधु नदी का वर्णन या उल्लेख सर्वाधिक बार, यानी सबसे ज़्यादा बार किया गया है। अगले पॉइंट को देखिए, किसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। किसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, तो मुंडक उपनिषद में, ठीक है ना। किसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, तो मुंडक उपनिषद में, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में कहाँ प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कहाँ प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो कौशाम्बी नगर में। कहाँ पर? कौशाम्बी नगर में। ठीक है, अगले पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। कहाँ से? गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। हम लोग पूछते हैं ना आमतौर पर कि आपका गोत्र क्या है, तो कोई बोलता है भारद्वाज, कोई बोलता है कश्यप, कोई वो कुछ, है ना। तो इस तरह के जो भी वर्ड का उच्चारण हुआ था, यानी गोत्र नामक संस्था का, तो उत्तर वैदिक काल से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। चलिए अगले पॉइंट को देखें। किस दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है? किस दर्शन में, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, किस दर्शन में, ये कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है ना, ऐसे जो मैं बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, बनाया हूँ, सब लोग नहीं बताएंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि सभी वही डिस्कस करते हैं जो बार बार पूछे गए हैं, है ना। पर मैं चाहता हूं मैं उन सभी बातों को भी आपके सामने डिस्कस करूं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मुझसे जुड़े कोई भी छात्र अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो। तो मैं इस बात को ध्यान रखते हुए मैं बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूं, है ना। आप लोग मुझ पर और ख़ुद पर विश्वास रखना और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, अपने मेहनत पर विश्वास रखिएगा। जीत जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बस आप निरंतरता और गंभीरता के साथ और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करते रहिए और हार मत मानिएगा, चाहे जो हो जाए। एक डायलॉग आप लोग को बोलना चाहता हूँ बीच में, कि थोड़ा रफली वर्ड है, थोड़ा सुनिएगा, है ना। कहीं सुने थे तो आप लोग को बोलना चाहता हूँ। साला नौकरी ऐसी हो कि रोज़ काम पर जाने को मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने को मन करे, है ना। तो नौकरी इतनी बेस्ट लीजिए कि काम पर जाए तो आपको किसी तरीके का संदेह संकोच ना हो कि अरे कौन सा नौकरी है यार, इसको करने में मज़ा नहीं आ रहा, इससे बढ़िया तो पहले ही थे। तो ये संकोच नहीं होना चाहिए, है ना। और घर ऐसा हो कि काम से वापस जब आए तो बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ आए कि चलो बहुत अच्छा काम कर लिया हमने, अब चलते हैं अपने घर में, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन को अच्छे से जीने के लिए, है ना। तो ये कुछ थे जो कहीं सुने थे तो आपको डिस्कस किया। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो सॉरी दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। तीनों ग्रंथों, है ना, यहाँ पर क्या था कि किस दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो वेदांत दर्शन को, ठीक है, याद रखिएगा। वेदांत जो दर्शन थे उसे हम उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों के ज्ञान का प्रमुख स्रोत मानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। तीनों ग्रंथ कौन कौन? उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो प्रस्थानययी कहा जाता था, प्रस्थानययी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे को पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ महाजनपद के बारे में। उत्तर वैदिक काल से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम आपके सामने डिस्कस कर दिए। ठीक है, और पहले वीडियो जिन छात्रों ने, जिन भाइयों ने नहीं देखा उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। प्राचीन इतिहास का जो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, है ना। मैं एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए महाजनपद के बारे में अब देखते हैं हम लोग। बिहार के सभी महाजनपदों के साथ उनके राजधानी का मिलान। ठीक है, बिहार के महाजनपदों के साथ उनके राजधानी का मिलान, यानी कहने का अर्थ है कि बिहार में महाजनपद के बिहार के कौन कौन से महाजनपद थे और उनके राजधानी क्या थी। तो बिहार में मुख्य रूप से दो ही महाजनपद थे। वो एक थे अंग, जिनकी चंपा राजधानी थी, और दूसरा था मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त, ठीक है ना, कि मगध की राजधानी क्या है, तो गिरिब्रज
या राजगीर, दोनों में से कोई भी इसका सटीक उत्तर होगा। अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो बिहार राज्य के महाजनपद है, तो अंग और मगध। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी महाजनपदों के साथ उनकी राजधानियों का मिलान, है ना। बिहार में टोटल 2 थे, अंग और मगध। अंग की राजधानी क्या थी दोस्त? चंपा। और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी क्या राजधानियाँ थीं। ठीक है, जिससे 100% प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। काशी, अब काशी का क्या था? तो काशी का सब लोग जानते होंगे, वाराणसी। अगर आप नौकरी ले लेते हो तो मैं स्पेशली आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वाराणसी ज़रूर जाइएगा, है ना। और गंगा जी में जो काशी धाम है वहाँ पर घूमिएगा, बेहद आनंद आएगा आपको। मैं गया हूँ, आप लोग भी जाना, है ना। जॉब ले लोगे तो आप लोग तो कहीं भी जा सकते हो मेरे दोस्त, क्योंकि जॉब है, पैसा है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, तो सरकारी नौकरी लेना बहुत ही ज़रूरी है ना। अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, है ना। तो आप लोग बहुत मेहनत कीजिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, है ना। जब तक जीतिए नहीं, जब तक हारिएगा भी नहीं। चलिए देखते हैं। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, वत्स की कौशाम्बी थी। कौशल की श्रावस्ती थी। मल्ल की क्या थी? कुशावती थी। पंचाल का क्या था? अहिछत्र या कंपिलय। ठीक है, चेदी का क्या था? शक्तिमती। और सूरसेन का मथुरा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आप जरूर से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए अगला है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था। बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो था उसका नाम क्या था, उसकी राजधानी क्या थी। तो अस्मक जो था वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। ठीक है, पोटली या पोतन थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान का एकमात्र जनपद कौन था? पाकिस्तान का एकमात्र महाजनपद कौन था, है ना। तो पाकिस्तान में जो एक जनपद था वो था गंधार, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। ठीक है ना। राजस्थान का एक महाजनपद कौन था? राजस्थान का एकमात्र जनपद कौन था? तो मत्स्य था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि विराटनगर जो महाजनपद था, मत्स्य जो जनपद थी वो किस राज्य की थी, तो आप लोग राजस्थान आंसर टिक कीजिएगा, है ना। तो मैं राज्यों के साथ और जहाँ के जो महाजनपद हैं उनको डिस्कस करते हुए आपको राजधानी बता रहा हूँ, है ना। तो ये और भी बेस्ट है। कुछ भी अगर प्रश्न पूछे तो आपका आंसर नहीं छूटेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जनपद कौन था? तो अवंती था। मध्य प्रदेश का एकमात्र जो जनपद था वो अवंती था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन या फिर महिष्मती, है ना। दोनों ही अवंती की राजधानी है, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उज्जैन तो सभी लोग जानते हैं। अगर आपके परीक्षा में पूछ दें कि महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है, तो अवंती की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है अन्य महाजनपद, यानी कुछ जो अलग महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ। ठीक है ना, कौन कहाँ के महाजनपद थे वो तो डिस्कस हमने कर लिया, पर इसके अलावे भी और भी महाजनपद हैं जो बहुत अलग अलग थे, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं और उनकी राजधानियों को जानने का कोशिश करते हैं ना। अब वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वज्जी की राजधानी 3 थी, है ना। तीनों नाम से कुछ भी अगर आपसे दे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, वज्जी का क्या था? तो वज्जी की ही राजधानी वैशाली थी, विदेह थी और मिथिला थी। ठीक है, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा है वज्जी महाजनपद की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा कि अगर ये तीनों दिया है तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो लिखा होगा सभी, या फिर इन तीनों में से कोई एक देगा, उसे मारिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर दोगे। वैसे आप लोग ये तीनों जो दिया है राजधानी, इसका जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। तो वज्जी की राजधानी वैशाली है, विदेह है और मिथिला है।
कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। और कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हुई थी, कहाँ से? महाजनपदों की जो जानकारी, संपूर्ण जानकारी जो हमको प्राप्त हुआ था, हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, है ना। महाजनपदों की जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्त? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थे महाजनपद के। और महाजनपद से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, इससे बाहर नहीं रहेंगे, विश्वास रखिएगा, इससे बाहर नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं और भी पॉइंट को, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, है ना। अब यहाँ पर कुछ काल से संबंधित मुख्य बिंदु हैं जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जानना जरूरी है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से लिखित विवरण उद्धत नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, है ना। यानी उसमें लिखने का कोई उल्लेख नहीं है, कोई भी विवरण नहीं मिलता था। उस समय कोई भी लिखने के लिए कुछ नहीं जानते थे कि कैसे क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि लिखित विवरण उदित नहीं थे, यानी लिखने की कला नहीं उस समय प्रचलित थी। लोग नहीं जानते थे, अभिन्न थे कि लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है। आधि ऐतिहासिक काल में क्या था? तो लेखन कला के प्रचलन के बाद पढ़े नहीं जा सकते थे। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि प्रागैतिहासिक काल में तो लिखना नहीं जानते थे लोग, ठीक है ना। और आदि ऐतिहासिक काल में लोग लिखना तो जान गए, ठीक है ना दोस्त, बट उसे पढ़ना नहीं जान सके कि क्या पढ़ा जा सके, इसे क्या लिखा हुआ, इसे क्या पढ़ा जा सके, है ना। तो यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल में लिखने की कला तो जान गए, बट पढ़ने की कला नहीं उन्हें पता था, ठीक है। अगला देखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या है? 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष के पहले के काल को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है 12,000 से 10,000 वर्ष, जिसमें पर्यावरणीय बदलाव मिले। इन्हें माइक्रोलिथी यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि माइक्रोलिथी या फिर लघु पाषाण काल किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर दोगे मध्य पाषाण काल को, है ना। माइक्रोलिथी यानी लघु पाषाण काल किसे कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन पूछे कि माइक्रोलिथी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य पाषाण काल को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल जो है 10,000 वर्ष पहले का है, ठीक है ना। नव पाषाण काल जो है 10,000 वर्ष पहले का है। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण के बारे में क्या है? तो मानव की जीविका का आधार शिकार था पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था। तांबा का प्रयोग सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हुआ था। और कर्नूल गुफा भी इसी काल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे काल से संबंधित। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। देखिए भारत में मानव अस्थिपंज सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था, कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल से हम लोग क्या प्राप्त किए थे? भारत में मानव के अस्थिपंज, यानी कि मानव जो जाते आते थे, है ना, तो उनके अस्थिपंज यानी पैरों के निशान देखे गए थे, ठीक है ना। किस काल में? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ताम्रपाषाण युग का अन्य नाम क्या है? तो ताम्रपाषाण युग का अन्य नाम आपसे अगर पूछे तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा कि ताम्रपाषाण युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चालकोलिथी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे का पॉइंट देखिए, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन सी थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन सी थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था? तो इनाम गांव जो था इसका संबंध था, याद रखिएगा। आगे का पॉइंट को देखते हैं। चलिए वर्ष देखते हैं आगे के 3 और महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद मैं वीडियो को विराम दूंगा, ठीक ना। तो वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने, है ना। आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है
कि प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। किसने? प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? तो रिजले ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, और आज के वीडियो का आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु, धूसर बर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम से, ठीक है। धूसर बर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्त? तो बुर्ज होम से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो था मैं प्राचीन इतिहास का, ठीक है ना, मैं आपके सामने लेकर आया था, ठीक है ना। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये